एक बार फिर से आप सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। मैं हूं भरत कुमार और हाँ बिल्कुल पता होगा हम पढ़ रहे बीए सेकेंड ईयर के लिए फर्स्ट पेपर है और फर्स्ट पेपर में हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। तो आज हम देखेंगे अमेरिका के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण व्यवस्था है संघात्मक शासन व्यवस्था। बिल्कुल आपको पता होगा जो भारत के संविधान में भी इसका अस्तित्व मौजूद है। तो अब हम इसको बारीकी से समझेंगे क्योंकि आपके फर्स्ट पेपर में ये प्रश्न इससे बनेगा कि संघात्मक व्यवस्था के बारे में बताइए या अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था की क्या विशेषता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं संघात्मक व्यवस्था के बारे में। तो ध्यान रखना है कि संघ जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फेडरेशन, क्या कहते हैं फेडरेशन, ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना है। तो फेडरेशन जो शब्द हैं वो लैटिन भाषा से बना हुआ है। लैटिन भाषा का शब्द कौन सा है? फोइडस। जो ये फोइडस शब्द है उससे अंग्रेजी में जो वर्ड बना है फेडरेशन जिसको कहते हैं संघ। अब इसका हिंदी में अर्थ क्या है? हिंदी में संधि या समझौता, दो या तीन के बीच जो एग्रीमेंट जो समझौता होता है उसी से ये कह सकते हैं इसको अर्थ अपने तालमेल बैठाना है। तो इसका पूर्ण अर्थ देखें तो समझौते द्वारा निर्मित जो राज्य है वो संघ कहलाता है। यानी यहाँ पे कहा गया है कि फोइडस मतलब संधि या समझौता। अगर इसको राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखें तो समझौते के द्वारा जिस राज्य का निर्माण होता है उसी को कहते हैं संघ राज्य। तो अब ये सबसे पहले संघात्मक व्यवस्था का जो उदय है वो अमेरिका से, यानी अमेरिका को एक संघात्मक व्यवस्था के तौर पे इस राज्य को जाना जाता है। तो अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था है तो क्यों है, क्यों अमेरिका को इस व्यवस्था को अपनाना पड़ा, ये आपको जानना जरूरी है कि अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था सबसे फेमस है क्योंकि यहाँ पे संघात्मक व्यवस्था का सबसे अच्छा रूप पाया जाता है। तो अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था क्यों है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका एक उपनिवेशिक राज्य था। यानी किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन का उपनिवेश राज्य था। तो यहाँ से निकलकर काफ़ी लोग एक नए क्षेत्र पर बसे जिसकी खोज कोलंबस ने की थी, अमेरिका क्षेत्र। तो वहाँ पे बचे। तो वहाँ पर धीरे धीरे ये व्यापार के बहाने बच गए और वहाँ पर कुछ समय बाद वहाँ पर 13 छोटे छोटे कह सकते हैं राज्य बने। उस क्षेत्र में अंदर कितने राज्य बने? 13। तो जो ब्रिटेन से उपनिवेश व्यापार करते थे तो 13 राज्य थे वो अलग अलग थे। एक मान लीजिए एक बड़ा क्षेत्र है, इस बड़े क्षेत्र में अलग अलग 13 राज्य थे। बाद में वर्तमान में तो बड़े हैं, वर्तमान में 50 के ऊपर हुए हैं, लेकिन स्टार्टिंग में 13 थे। तो फिर क्या हुआ, आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 जो उपनिवेश थे ये अलग अलग थे। तो अलग अलग थे तो इसमें इतना पावर नहीं था किसी भी व्यवस्था से मुकाबला करने के लिए। तब फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था। कौन सा सम्मेलन हुआ? फिलाडेल्फिया। इस फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा इन सभी अलग अलग उपनिवेशिक जो राज्य थे सभी एकजुट हो गए, किसी बात को लेकर समझौते पर खड़े हुए कि हमें कोई अच्छी व्यवस्था को अगर बनाए रखना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? हम एक हो जाएं। क्या हो जाए? एक हो जाए। तो इसी को लेकर 13 जो राज्य थे उन्हें हर प्रकार से डर और भय रहता था कि हमारी व्यवस्था धूमिल हो जाएगी, क्योंकि ब्रिटेन के साथ कुछ समय बाद तनाव हुआ था। तो इस वजह से ब्रिटेन इनके हितों को लेकर कभी थोड़ा मतभेद था। तो इस तरह से अलग अलग जो राज्य थे उनका ब्रिटेन से एक साथ मुकाबला करना पड़ा। थोड़ा मुश्किल था, यानी थोड़ा भय था इन राज्यों को। तो इस उपनिवेशिक युद्ध के दरमियान ये जो 13 अलग अलग उपनिवेशिक थे ये नज़दीक आते गए। क्या होते गए? नज़दीक। तो इस तरह से जब ये नज़दीक आए तो उन्होंने अपने इस एकता के बलबूते पर बाहरी दबाव को मुक्त किया, यानी पराधीन थे और पराधीन से वो स्वतंत्र हो गए। और यहाँ पे ये कहा जाता है कि तत्कालीन परिस्थितियों के अंतर्गत अमेरिका के विशाल क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि को अगर ध्यान से देखें तो ये अलग अलग थे। अब इनको एक करना था। क्या करना था? एक करना था। तो इसके लिए अब इनको एक साथ एकजुट रहना था। इसके लिए उनके सामने 2 रूप थे। या तो ये देश को कौन सा रूप प्रदान करें? एकात्मक, या कौन सा रूप करें? संघात्मक। तो ध्यान रखना है जब अमेरिका वास्तव में बहुत बड़ा था तो इसमें एक शक्ति मैनेजमेंट नहीं कर सकती, एकात्मक व्यवस्था पॉसिबल नहीं थी। तो वहाँ के लोगों ने और वहाँ की व्यवस्थाओं ने कहा कि क्यों ना हम संघात्मक व्यवस्था को अपनाएं, जिसके द्वारा क्या होगा कि ये संघ सभी एकजुट आपस में मिल जाएंगे। यानी एक डोरी से सभी बंधेंगे और ये डोरी का जो हेड होगा वो होगा प्रमुख राज्य, यानी प्रमुख हेड अमेरिका, और इसके ये इकाइयाँ हैं वो इसी जुड़ी हुई है। तो इस तरह से
एकात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है ताकि वहाँ की व्यवस्था मजबूत हो सके और शक्तियाँ हैं वो आपस में मिल के रहें, ये बिखरेंगे नहीं। इस तरह से संघात्मक व्यवस्था अस्तित्व में आई। अमेरिका में उनकी एकता को मजबूत रखने के लिए, विशाल शासन व्यवस्था को चलाने के लिए इस संघात्मक व्यवस्था को अपनाया। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट अमेरिकी ये संघात्मक व्यवस्था है। तो ये संघीय व्यवस्था, अमेरिकी व्यवस्था में संघीय तत्व कौन से हैं, यानी ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिससे अमेरिका को एक संघात्मक देश कह सकते हैं, तो वही हम यहाँ पे आप जानेंगे। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। अमेरिकी व्यवस्था, जो अमेरिकी व्यवस्था है वो संघीय प्रकृति की है, ठीक है ना। तो अमेरिकी व्यवस्था में जो संघीय तत्व हैं, कौन से तत्व, संघीय तत्व वो कौन कौन से हैं। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी शासन व्यवस्था में संघीय तत्व कौन से। वैसे अगर मैं आपको बता दूं तो ध्यान रखना है, अमेरिका के संविधान में कहीं पर भी संघीय या संघ शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था को देखें, यहाँ की शासन व्यवस्था को देखें, संविधान को देखें, तो यहाँ से बिल्कुल निष्पक्ष और क्लियर होता है कि ये जो व्यवस्था है ये कैसी है, संघात्मक व्यवस्था है। तो हम यही देखेंगे कि अमेरिका को संघात्मक देश प्रूव करने के पीछे कौन से तत्व हैं, वे तत्व जिससे अमेरिका को एक संघीय देश के तौर पे पहचाना जाता है। तो इसको हम देखेंगे। पहला हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे और आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट करना ताकि कंफ्यूजन न हो और एग्जाम में आप आराम से लिख सके, क्योंकि पॉलिटिकल में आपको पॉइंट से लिखना है, नहीं पॉइंट को महत्व रखते हुए, पॉइंट को इंपॉर्टेंस देते हुए उसका आपको वर्णन करना, तभी आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो पहला पॉइंट शुरू करें, प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग। बिल्कुल आपसे ध्यान देंगे, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अमेरिका में जो प्रभुत्व शक्ति यानी राज करने की शक्ति, वह शक्ति दोहरे रूप में है। दोहरे रूप में मतलब पहली बात तो यही होती है कि शक्ति है वो दोहरे रूप में होनी चाहिए, तो अमेरिका में है बिल्कुल। क्योंकि हम बात करें अमेरिका में एक संघ प्रदेश, संघ यानी एक केंद्र है। कौन है, एक केंद्र है, और बाकी इसके क्या है, राज्य, संघ और राज्य। तो राज्यों से मिलकर, राज्यों वैसे अभी बताया था ना मैंने आपको, ये जैसे ये कहा, तो बड़ा राज्य, इसमें ये इकाइयाँ हैं इसकी, मतलब ये राज्य हैं। तो ये राज्य आपस में मिले के एक राज्य का निर्माण करते हैं, यूएसए का। तो इस तरह से कहा गया है कि यहाँ पर दो तरह की सरकारें हैं। कैसे, एक तो सेंट्रल सरकार होती है जिसको कहेंगे केंद्र सरकार, क्या कहेंगे, केंद्र सरकार। दूसरी यहाँ पे इसके जो अलग अलग जो राज्य हैं, इन सब राज्यों में अपनी अपनी सरकार है। तो अब यहाँ से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो प्रभुत्व शक्ति है इसका दोहरा प्रयोग किया गया है, एक तो केंद्र के रूप में शक्ति स्थापित है और एक राज्य के रूप में। तो ये पहला पॉइंट है जो संघात्मक व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था का दूसरा, यानी किस वजह पे या ऐसा कौन सा तत्व है जाके हम कहें कि अमेरिका एक संघात्मक व्यवस्था की और उन्मुक्त देश है। तो दूसरा है जो इससे मिलता जुलता, आपको क्लियर रहे, दिमाग में आ जाएगा, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का बिल्कुल, जैसे मैंने अभी बताया, जस्ट बताया आपको कि अमेरिका में एक केंद्र है, एक केंद्र सरकार है, क्या है, केंद्र सरकार, और बाकी अन्य राज्य सरकार है, क्या है, राज्य सरकार है। राज्य सरकार, राज्य मतलब इकाइयाँ, क्या कहेंगे, इकाइयाँ, इसकी इकाइयाँ हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको सिंपल सा क्लियर अच्छे से याद हो जाएगा कि अमेरिकी संविधान ने संघात्मक व्यवस्था का शब्द भले ही न दिया हो, लेकिन जो व्यवस्था की है वहाँ से संघात्मक व्यवस्था परिलक्षित होती है। यहाँ पे कहा गया है कि जो देश को चलाने की जो शक्ति है वह राज्यों के पास भी होगी और केंद्र के पास भी होगी। यानी यहाँ पे शक्ति या देश को चलाने का पूरा पावर केंद्र सरकार के पास नहीं है, उस शक्तियों का विभाजन किया गया है। जैसे बात पता है आपको, भारत के अंदर संविधान ने व्यवस्था की है संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची। तो वैसे ही अमेरिका में भी शक्तियों का विभाजन है। कुछ बाकी हद तक जो क्षेत्र है वो केंद्र के नज़दीक है, और काफ़ी क्षेत्र है जिसमें शक्ति या कानून व्यवस्था बनाने का अधिकार उनकी इकाइयों और राज्यों को है। तो यहाँ पे शासन व्यवस्था को देखते हुए शक्तियों का विभाजन किया गया है। क्या किया गया है, विभाजन किया गया है। तो हम बात करें अमेरिका का जो संविधान है उसका अनुच्छेद फर्स्ट और उसकी अगर धारा की बात करें तो 8वीं धारा है। कौन सी धारा है, 8वीं धारा के अंदर उनके शक्तियों का विभाजन किया गया है। क्या गया है, शक्तियों का
विभाजन किया गया और कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारों में शक्तियों का बंटवारा होगा और शक्ति विभाजन के संबंध में अमेरिकी संविधान के अंतर्गत गणना और अवशेष के सिद्धांत को फॉलो किया गया है। तो यहाँ पे हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है शक्ति विभाजन को अपनाने, ये अपनाए गए जो ढंग है, इस ढंग से शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास है और राज्यों के पास है। तो हम अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अमेरिका में कौन कौन से अधिकार, कौन कौन सी शक्तियाँ जो केंद्र के पास है। यानी अमेरिकी संविधान के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाए कि केंद्र के पास कौन कौन सी शक्तियाँ और राज्य के पास कौन कौन सी है। तो शक्तियों का जो विभाजन है हम इसको यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि केंद्र के और राज्य के बीच शक्तियों का जो विभाजन किया गया है, तो केंद्र के पास कौन कौन से, केंद्र और राज्यों की मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है, क्योंकि संघीय व्यवस्था का ये महत्वपूर्ण तत्व है कि शक्तियाँ हैं वो केंद्र और राज्यों के मध्य बटी हुई होती है। तो केंद्र सरकार है वो किस किस पर अपने काम व्यवस्था यानी कानून व्यवस्था बना सकती है। तो कुछ एक मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में रखे हैं कि यहाँ पे कहा गया कि संघ के रूप में कोई कर लगाना हो, संघ जहाँ पे कर लगाना उचित तो वो संघ के द्वारा जो कर लगाते हैं तो वो लगाने का उनको अधिकार होता है। वैदेशिक संबंध, वैदेशिक व्यापार, इसको लेकर यानी विश्व के अन्य देशों के साथ किस तरह से संबंध व्यापार वगैरह करना है तो इसका नियंत्रण वो संघ सरकार के पास होता है। उनकी मुद्रा सिक्के ये भी केंद्र सरकार के अंतर्गत है, उनको शक्तियाँ हैं कि इसके अंतर्गत छापे या नहीं बनाए या जो भी करे। और संधि समझौते, विश्व के अन्य देशों के साथ संधि समझौते करने का अधिकार वहाँ की केंद्र सरकार को है। डाक सेवा को ले लीजिए, नाप तोल वगैरह, तो ये चीज़ें, इस पर कानून व्यवस्था बनाने का अधिकार वहाँ की केंद्र सरकार है, संघ सरकार को है। दूसरे राज्य यानी उनकी इकाइयों पास क्या शक्तियाँ हैं, तो स्थानीय क्षेत्र में नए कर लगाना हो या अंतर्राज्यीय व्यापार करना हो, दीवानी फौजदारी कानून व्यवस्था बनाना हो, पुलिस न्याय को करना हो, या शिक्षा और राजमार्ग को लेकर इससे संबंधित जो कानून व्यवस्था है वो वहाँ की राज्य सरकारें बनाती है। तो इस तरह से इनके बीच शक्तियों का व्यवस्थित बंटवारा किया गया और ये संघीय व्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। अब कुछ ऐसे मौके भी हैं जहाँ पर संघ सरकार को कुछ कानून या कोई शक्ति प्रयोग करने का मना भी किया गया और कुछ क्षेत्र पर वहाँ की राज्य सरकार को भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए मना किया गया है। तो मैं आपको कुछ ऐसे ही जनरली बता देता हूँ। तो ध्यान रखना है कि केंद्रीय सरकार के लिए निर्दिष्ट शक्तियाँ, प्रथम अनुच्छेद का जो 9वां भाग है उसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार को कुछ पाबंदियां हैं और उस पाबंदियों पर वह शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है। जैसे केंद्रीय सरकार बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार पर रोक नहीं लगा सकती, नागरिकों को मताधिकार से वंचित नहीं कर सकती, भाषण की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। तो ये कुछ ऐसे मामले हैं, ऐसे व्यवस्था है जिस पर केंद्र सरकार है वो अपनी शक्तियाँ नहीं रोक सकती, यानी उनके ऊपर कानून नहीं बना सकती। और राज्य सरकारों के भी ऐसे कुछ ध्यान है, यानी कुछ लिमिट राज्य सरकार के पास कि वह अपनी शक्तियों के अलावा इन पर पाबंद नहीं लगा सकती। जैसे कि संधि समझौते या शांति व्यवस्था के समय वो युद्ध के समय शस्त्र नहीं रख सकते, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि बिना किसी वजह से किसी भी राज्य पर आक्रमण वगैरह नहीं कर सकते। तो ये राज्य के ऊपर निर्देश है कि वो इस चीज़ों का पालन न करे या इस तरह की शक्तियों का दुरुपयोग न करें। नेक्स्ट बात आ जाती है तीसरा, संघीय व्यवस्था का तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में देखें संविधान की सर्वोच्चता। ये आपको ध्यान रखना है। अमेरिकी संघीय व्यवस्था में उसको संघ बनाने का सबसे अच्छा एक और बढ़िया उदाहरण है कि संविधान की सर्वोच्चता है। बिल्कुल वहाँ पे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है और दोनों मिलकर जिस रूप में वो व्यवस्था बनाए रखते हैं, यानी दोहरी शासन व्यवस्था है, तो संघीय व्यवस्था का प्रतिरूप है। लेकिन सबसे जरूरी वहाँ पे ये है कि जो संविधान है वो सर्वोच्च होना चाहिए। केंद्र और राज्यों के बीच अगर देखें तो संविधान उसमें सर्वोच्च होना चाहिए। तो वहाँ का जो संविधान है वो सर्वोच्च संविधान है और उसके द्वारा शक्तियाँ राज्य को भी मिलती है और केंद्र को भी मिलती है, यानी उनके संविधान, उनकी शक्तियों का जो स्रोत है वो संविधान है। तो संघीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण एक उदाहरण, एक तत्व होता है कि वहाँ का जो संविधान होता है वो सर्वोच्च होना चाहिए और उसके द्वारा वहाँ पे मर्यादित व्यवस्था बनाई रह सके और संघ के अंदर केंद्र और शक्तियों के बीच शक्तियों का व्यवस्थित बंटवारा हो सके। तो संघीय व्यवस्था का एक और लक्षण होता है, संघीय व्यवस्था यानी संघ और राज्यों के बीच जो व्यवस्था होती है उसका एक अन्य और तत्व होता है कि वहाँ पे जो न्यायपालिका है वो सर्वोच्च होनी चाहिए, वरना तो केंद्र सरकार के पक्ष में होनी चाहिए ना राज्य सरकार के अंतर्गत होनी चाहिए। उनका जो व्यवस्था होती है न्याय व्यवस्था वो पूरी तरह से दोनों से भिन्न और अलग होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ की जो न्यायपालिका है वो सर्वोच्च है। न्यायपालिका की व्यवस्था सर्वोच्च है। तो ये जैसे भी जस्ट बताया था कि शासन व्यवस्था
वहाँ की राज्य सरकार भी चलाती है और केंद्र सरकार भी चलाती है। लेकिन न्याय को लेकर यहाँ संविधान ने स्पष्ट कर दिया है कि न्याय के अंतर्गत बात करें कि न्याय करने का कार्य है वो न्यायपालिका का ही रहेगा, न तो केंद्र इस पर टिप्पणी व्यवस्था कर सकता है और न ही राज्य। तो यहाँ पे कहा गया है कि संघीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल ये होता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र होती है वहाँ की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से। तो अमेरिकी संविधान ने खुद ब खुद व्यवस्था की है संघीय व्यवस्था को लेकर कि वहाँ की जो न्यायपालिका वो सर्वोच्च है, क्या है, सर्वोच्च है। और इसको लेकर एक और कानून व्यवस्था, एक संशोधन हुआ था 1803 में। 1803 में एक संशोधन हुआ था संविधान के अंतर्गत, और वो जो विवाद था वो था मार्शल मार्बरी बनाम मेडिसन विवाद था। उस विवाद में कहा गया कि सभी प्रकार के कानूनों की संवैधानिक जांच करने का अधिकार केंद्र सरकार कानून बनाए या राज्य सरकार कानून बनाए, उनको जांच करने का अधिकार केंद्र या राज्य के पास नहीं होगा। किसके पास होगा? न्यायपालिका के पास। यानी बात करें कि केंद्र सरकार ने एक ऐसा कानून बना दिया जो राज्यों के लिए मुश्किल है, वहाँ की जनता के लिए, तो वहाँ की न्यायपालिका उस कानून व्यवस्था को जांचती है, गलत है तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर देती है। ठीक है। और दूसरी बात करें तो दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि अगर राज्य सरकार के द्वारा भी अच्छा कानून बनाए जो जनता या संविधान के प्रतिकूल है तो वहाँ की न्याय व्यवस्था उसके कानून को जांच करके रद्द कर सकती है। तो इस तरह से वहाँ की न्याय व्यवस्था स्वतंत्र है, उसको न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी प्राप्त है। तो ये वहाँ की संघीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण तत्व कह सकते हैं। दूसरा है दोहरी नागरिकता। बिल्कुल अमेरिका के नागरिकों को वे संघ यानी केंद्र सरकार का इच्छा होने के तौर पे उसे केंद्रीय नागरिकता भी प्राप्त होती है, और वो इसके साथ जिन इकाइयों में रहते हैं, जो व्यक्ति जिस इकाई में रहता है वहाँ से भी उसे इकाई से भी उसे नागरिकता मिलती है, यानी राज्य के द्वारा। जैसे बात करें ये एक पूरा अमेरिका है तो एक तो ये संघ सरकार की ओर से अमेरिका की ओर से अमेरिकी नागरिकता मिलेगी उसे। दूसरी मान लीजिए वो इस फलाने राज्य से है तो उसको उस राज्य की भी नागरिकता मिलती है। तो एक व्यक्ति है जो यहाँ पे रह रहा है तो उसको यहाँ की नागरिकता मिलेगी, दूसरा वो इस अमेरिका का भाग है तो उसे अमेरिकी नागरिकता भी मिलेगी। तो इस तरह से ये संघीय व्यवस्था एक महत्वपूर्ण तत्व है कि वहाँ के नागरिकों को दोहरी नागरिकता मिलती है। ठीक है। और फिर बात करें लास्ट एंड अंतिम पॉइंट जिसको हम कहें संघीय व्यवस्था के द्वितीय सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व। संघीय व्यवस्था में द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व। हम बात करें वहाँ की सीनेट की, किसकी बात करते हैं? सीनेट की। तो आपको पता होगा कि अमेरिका में संघीय व्यवस्था है तो इस तरह से संघीय व्यवस्था में जो केंद्र सरकार के अंदर सीनेट होती है तो वहाँ पर अमेरिका में वर्तमान में 50 राज्य, तो हर राज्य को अपनी ओर से 2 प्रतिनिधि उस सीनेट में भेजने का अधिकार है। तो इस तरह से अमेरिका का जो द्वितीय सदन है सीनेट, वहाँ उसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य से समान प्रतिनिधित्व भेजे जाते हैं, यानी समान प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। इस तरह से ये जो एक पॉइंट है वो बताता है कि आगे संघीय व्यवस्था महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वहाँ का प्रथम सदन देखे प्रतिनिधि सभा तो वहाँ पे जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व है, लेकिन यहाँ का जो द्वितीय सदन है सीनेट, वहाँ पर बिना किसी संख्या या किसी को ध्यान में रखते हुए सिर्फ यहाँ पे समानता का अधिकार दिया है। हर राज्य को वहाँ के प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, 2 प्रतिनिधि। तो इस तरह से 50 राज्य के 2 प्रतिनिधि यानी 100। तो ये समान प्रतिनिधित्व दिया हुआ है संघीय व्यवस्था में। वहाँ के द्वितीय सदन यानी सीनेट में हर एक राज्य को समान प्रतिनिधि भेजने का मौका है, समान प्रतिनिधित्व दिया हुआ है। तो इस तरह से वहाँ की व्यवस्था महत्वपूर्ण रहती है। तो ये आप समझ गए होंगे, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिससे हमें पता लगता है कि अमेरिका में संघीय व्यवस्था मौजूद है, भले ही अमेरिका के केंद्र या संविधान में इस संघ का उल्लेख नहीं किया गया हो। और अंततः बात करें कि एक नेक्स्ट में ये भी आता है कि अमेरिका है और अमेरिका की ये राज्य है तो एक अकेला राज्य अलग नहीं हो सकता, ये पूरा संघ है। तो संघ में संविधान ने व्यवस्था की है, संघीय व्यवस्था ने, कि एक अकेला राज्य किसी भी व्यवस्था पर डिसीजन नहीं ले सकता और एक अकेला राज्य बाकी की बिना अनुमति के इस संघ से अलग नहीं हो सकता, यानी उससे विलग्न होने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। हम कहें कि राज्यों के प्रादेशिक अखंडता की उल्लंघनता का यहाँ पे अधिकार नहीं दिया गया, कोई भी उसकी अखंडता को नहीं तोड़ सकता। तो इस तरह से संभावित आने वाले एग्जाम से संबंधित ये टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इससे संबंधित अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, अदरवाइज आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको इसी अकॉर्डिंग पढ़ें। तो मिलेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।